मैंने जो आपसे बात कही थी कि जब ईरान इजराइल को मारेगा तो चारों तरफ से घेर के मारेगा, वही बात यूएस इंटेलिजेंस ने कही है कि ईरान अपने उनकी भाषा में अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल पे धावा बोलेगा। और जो हम प्रॉक्सीज नहीं मानते, हम तो मानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एक्सेस, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। और ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यमन, इराक, लेबनान और उधर ये पूरा चला जाता है सीरिया तक, और ईरान तो है ही उसमें। और इधर एकदम इजराइल के नाक के नीचे गाजा है, फिलिस्तीन है और हमास है। तो ये देखिए सारी फोर्सेस, एक बड़ी प्रिपरेशन चल रही है कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक इजराइल के खिलाफ वो हो सकता है। ये बड़ा ही डिसाइसिव अटैक हो, देखिए कुछ भी हो सकता है। इस समय हमने जो भी बातें कही हैं वो सच हुई हैं। एक भी चीज, अजीब सी चीज है, मेरा जो जुड़ाव फिलिस्तीनी मुद्दे से है वो अजीब सी एक उसमें चीज है कि जो भी मैंने बात कही, मैं जानता था पहले दिन से कि इजराइल जीत नहीं पाएगा। और मैं जानता था इस बात को भी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका जीत नहीं पाएगा। ये अमेरिका के ढलान का पूरा समय है और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ये महसूस कर रहा है कि अमेरिका इजराइल इस लड़ाई में इस लड़ाई को लड़ते लड़ते ढह जाएंगे। और वही स्थिति पैदा हो रही है। और ढहने का मतलब ये नहीं कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा, ढहने का मतलब ये है कि उनका जो दबदबा था वो कम हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात आपको बताएं, जो इजराइल के राइट विंग फोर्सेस हैं इतना डिमोरलाइज्ड हैं जब से गाजा, खान यूनिस, सबसे इजरायली फोर्सेस हटी हैं। अब कुछ रह गई हैं नेतजरीम को गार्ड करने के लिए नॉर्थ गाजा में। तो इतना डिमोरलाइज्ड हैं कि बार बार एक राइट विंग मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू ने अगर राफा पे जल्दी हमला नहीं किया तो उसके बाद नेतन्याहू को हम सरकार में रहने नहीं देंगे। ये पहली बार इस तरह की खुली धमकी नेतन्याहू को एक उसके सिटिंग मिनिस्टर ने दी है। दूसरी बात जो एक और मिनिस्टर्स ने उनके कही है कि हम लोग की हमास तो देखिए खत्म हो चुका है, हमास तो कुछ है नहीं। और ये तो अब लेकिन ये बताइए अगर हमास खत्म हो चुका है तो राफा में फिर आप क्यों अटैक कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम राफा में हमास को डिसमेंटल करने के लिए अटैक कर रहे हैं, तो आप क्यों अटैक कर रहे हैं? तो उसकी जो सारी बातें हैं वो आप सब उसका एक लबोलबाब ले लीजिए या उसको आप सब मिला दीजिए तो ये बात उभर के सामने आती है कि जो demoralization, the impact of the demoralization following Israel's withdrawal from the Gaza Strip is very very high. यूएस भी इस बात को समझ रहा है और ये बात नेतन्याहू ने इसीलिए आज उनको टीवी पे आके कहना पड़ा कि राफा की हम डेट सेट कर चुके हैं। और आप बताइए। और दूसरी तरफ एक यूएस से खबर चली कि ये डील हो रही है, इजराइल ये कह रहा है यूएस से कि अच्छा ठीक है 6 हफ्ते का हम सीज फायर कर देंगे, क्योंकि सीज फायर के लिए पूरा यूएस, यूके, नेटो डेस्परेट है कि किसी भी तरह सीज फायर हो। तो ये बात आ रही है, इजराइल ने कहा कि हम सीज फायर कर देंगे लेकिन आप राफा ऑपरेशन के लिए हमें पूरी तरह से सपोर्ट करिए। और ये आप जानते हैं कि राफा के मामले में अमेरिका ने अपनी बहुत गहन आपत्तियां जताई हैं कि इजरायली जो प्लान है राफा को अटैक करने का वो अनरियलिस्टिक है, उसका कोई रिजल्ट जो इजराइल उम्मीद कर रहा है वो नहीं आएगा, बल्कि मानवीय क्षति ज्यादा होगी। तो अब देखिए यही होता है कि राजनीति में जब आप अपने दुश्मन के कैंप में डिवीजन कर देते हैं, जब आप उनको आपस में लड़ा देते हैं, जब उनको आप अपना उनका मोरल डाउन हो जाता है तो क्या होता है? वही देखिए 1857 में भी यही स्थिति थी कि बहुत जगह से जो बड़ी बड़ी फौजें अंग्रेजों की आती थी, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, कुछ दिन रहती थी, लड़ाइयाँ होती थी और फिर वो उनको वहाँ से हटना पड़ता था, रिट्रीट करना पड़ता था। और उसका ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ कि कई साल 1857 खिंच गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि अब अमेरिका या तो ये सोचेगा कि हम सीधे आगे कमान संभालें, और या फिर इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेट डिक्लेयर हो जाएगा जो उस तरह से अमेरिका में भी इट इज नॉट वेलकम, दैट इजराइल इज नॉट वेलकम इवन इन अमेरिका। एक और डेवलपमेंट देखिए हुआ है बड़ा महत्वपूर्ण, वो है टर्की का। टर्की ने अपना जो भी एक्सपोर्ट्स थे इजराइल को, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है। और पहले ये खबर आई थी, एक बहुत तेजी से उड़ी थी कि टर्की जो है वो इजराइल को एक्सपोर्ट करता है आर्म्स, और एक तरफ वो हमास को सपोर्ट भी करता है, एक तरफ ये भी करता है। तो उसमें जो देखिए सच्चाई है कि हमने उसके बारे में तहकीकात की तो
तो एक्चुअली मैं बता रहा हूं कि टर्की अनग्रूव्ड राइफल पार्ट्स जो हंटिंग वगैरह में यूज होते थे, कुछ फिशिंग इक्विपमेंट्स, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीजें वो इजराइल को एक्सपोर्ट करता था। उसमें कोई आर्म्स सेल्स एक बड़ी मात्रा में नहीं थे, लेकिन उसको भी टर्की ने सस्पेंड कर दिया है और ये कहा है कि जब तक गाजा में सीज फायर नहीं होगा हम इसको सस्पेंशन में हम रखेंगे। अच्छा, ये देखिए बहुत इसके पीछे की राजनीति भी समझिए। जैसे हम लोगों ने मैंने उस दिन शिया सुन्नी के मसले पर आप लोगों के सामने बात की थी। ये जो मामला है, बहुत दिनों से कोशिश हो रही है कि मिडिल ईस्ट में शिया वर्सेस सुन्नी किया जाए। पहले सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान करने की कोशिश हुई, सऊदी अरेबिया उस ट्रैप में फंसा नहीं। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि टर्की वर्सेस ईरान कर दो, लेकिन टर्की में शुरू से ही जो उनके राष्ट्रपति हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी भी हालत में इसको रेजिस्टेंस को, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को हम सपोर्ट हम करते हैं और हम करते रहेंगे। उसके बाद देखिए इसकी एक हिस्ट्री भी, और हिस्ट्री ये है कि जो ऑटोमन एम्पायर था और जो पहले उमय्यद और अब्बासिद कैलिफेट्स थे और जो कि एक तरह से अरब्स का रूल था, और अरब एम्पायर दुनिया में सबसे प्रमुख था जब इस्लाम का उदय हुआ उसके बाद। लेकिन 1258 में मंगोल्स ने जब बगदाद को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, उसके बाद से अरब का कोई स्टेट नहीं रहा। फिर जो 3 मुस्लिम डायनेस्टीज इमर्ज की, मुगल्स इंडिया में, सफाविद्स ईरान में और ऑटोमन्स टर्की में, वो तीनों कुछ ना कुछ ब्रॉडली सुन्नी ही थी। मतलब सफाविद ईरान में शिया थी, ऑटोमन्स और मुगल सुन्नी थी। हालांकि मुगल्स में बहुत सारी प्रैक्टिसेस सूफी और शिया वो भी उसमें इंटीग्रेटेड था। तो अब देखिए जो ये हुआ कि ये मतलब वेस्ट ने मुगल एम्पायर, सफाविद एम्पायर को ख़त्म किया और फिर ऑटोमन एम्पायर को फाइनली 1918 में ख़त्म किया। और उसके बाद और वहाँ उन्होंने क्या किया कि अरब वर्सेस टर्क्स पूरा एक उन्होंने मुहिम की बाद में, और अरब से कहा कि हम आपको एक स्टेट देंगे, लेकिन वो कभी नहीं दिया बल्कि डिवाइड कर दिया और यहाँ लाके जूस को बैठा दिया, यहूदियों को बैठा दिया, ज़ायनिस्ट को बैठा दिया बल्कि ये कहिए, और इजराइल क्रिएट कर दिया। तो ये तो देखिए बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को अभी भी वेस्ट जो है वो पुरानी तरह से जो उसने पहले खेल खेला था उसी तरह का खेल वो खेलना चाहता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन इतनी बदल गई है आज की कि आज लोग समझ गए हैं। और आज जो फिलिस्तीनी आज़ादी का जो कॉज है वो ऐसा है कि उसमें शिया सुन्नी सब यूनाइटेड है। उसमें आप कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते हैं कि जिसमें आप कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के अंदर कोई सेक्टेरियन डिवीजन कर दीजिए, ये आप नहीं कर सकते। अभी हिजबुल्लाह के लोग बताइए दुबई जा रहे हैं, वहाँ उनसे बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दुबई जैसे और यूएई जैसी जो फोर्सेस है, बहरीन जैसी जो फोर्सेस है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रो यूएस रही हैं, इनफैक्ट इजराइल से भी उनके संबंध रहे हैं, ये भी एक पूरा अपने पूरे एक इश्यूज को रीथिंक कर रहे हैं। और ये जो कहना, अच्छा इधर ये एक और कोशिश हुई कि यमन में तो जैदी शियाज हैं, और जैदी शियाज हैं तो देखिए वो तो उनको सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन यमन के सुन्नी, 2 बड़े सुन्नी ग्रुप्स वो भी खुल के सामने आ गए। और वो ऐसा खुल के सामने आए हैं कि उनके पास जो ताकत है वो उन्होंने सऊदी अरेबिया जो एक और गवर्नमेंट एडेड में है उसको उन्होंने हटा के मतलब वहाँ से सपोर्ट हटा के उन्होंने जो अंसारुल्लाह या जो हुतीज है उनको उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। इसी तरीके से बाकी जगह भी हम एक शिया सुन्नी सॉलिडारिटी हर जगह देख रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो नेटजरीम में जो आईडीएफ की फोर्सेस बची हैं उन पे हमास ने बम्बार्डमेंट किया, और एक तरह से और ऐसा उन्होंने बम्बार्डमेंट किया कि जिससे कुछ एरियल अटैक जैसा। अब एरियल अटैक क्या मतलब, हमास के पास एयरफोर्स तो है नहीं, तो एरियल अटैक क्या हुआ? एरियल अटैक ये हुआ कि उन्होंने वहाँ पर जो सबसे ऊंचे पॉइंट्स हैं गाजा में, वहाँ से उन्होंने फायर किया, और उसको जो इजरायली फोर्सेस नीचे थी उनको ये लगा कि ये कहीं ना कहीं ऊपर से, मतलब वो लोकेट नहीं कर पाए कि कहाँ से ये फायरिंग हो रही। क्योंकि अभी भी देखिए गाजा हालांकि समतल हो चुका है, लेकिन गाजा में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऊंचे पॉइंट्स हैं और जहाँ से खड़े होकर आप गोली चला सकते हैं या आप कोई बड़ा आरपीजी फायर कर सकते हैं,
तो इजरायलीज को कंफ्यूज करने के लिए देखिए ये एक नजरी में हुआ। उसके बाद हिजबुल्लाह ने जो एक लगातार आज ये अटैक्स किए हैं, रस अल नौकोरा जो नेवल साइट है इजराइल की, उस पे अटैक किया। उसके बाद देखिए तो बुरकन मिसाइल से हदाब यारीन साइट है, उस पर अटैक किया। उसके बाद रुवैसत अल अलम साइट है, उस पर अटैक किया। मतलब ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो मितुल्ला साइट है, उस पे अटैक किया। और ये जो हिजबुल्लाह के अटैक्स हैं, ये जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या दिखाते हैं? ये देखिए एक चीज दिखा रहे हैं कि नॉर्थ में इजराइल बुरी तरह फंसा हुआ है। ये भी खबर आई है कि जो एक बड़ा हिस्सा इजराइल का है, एक बड़ा हिस्सा फौज का, वो नॉर्थ की तरफ उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। कुछ ऐसे जो फोर्सेज हैं वो जाती दिखाई दी। लेकिन नॉर्थ में प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो नई प्रॉब्लम है लेटेस्ट, कि एक तो सिविलियंस वहां से सब इनको इवैक्यूएट करने पड़ रहे हैं। जिस दिन आपने सिविलियंस इवैक्यूएट कर दिए इस तरह से इतने बड़े लेवल पे, और वहां पर आपने केवल इजरायली फोर्सेस को डिप्लॉय किया, तब आपको हिजबुल्लाह के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और हिजबुल्लाह के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने का मतलब है कि इजराइल 2 फ्रंट्स उसने खोल दिए, बल्कि 3 फ्रंट्स, वेस्ट बैंक में, गाजा में और यहां पर। और इस चीज से, इस सिनारियो से इजरायली जनरल्स थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हिजबुल्लाह से लो इंटेंसिटी लड़ाई चलती रहे, लेकिन खुल के हम ना लड़े। लेकिन आप करेंगे क्या? आपने गाजा से सेना हटा ली। वेस्ट बैंक में मैंने जैसे बताया था कि जो इजरायली फोर्सेस अटैक कर रही हैं, उनको पीछे हटना पड़ रहा है। जैसे अगर वो पहले 20 मीटर अंदर जाती थी या 100 मीटर अंदर जाती थी, आज वो 20 से कम मीटर अंदर जा पा रही है। उसके पहले ही उनको रुक जाना पड़ रहा है। उनका पूरा काम ये रह गया है कि कुछ फिलिस्तीनियों को एब्डक्ट करके ले जाओ, अपहरण करके ले जाओ, और फिर ये दिखाओ कि हमारी जीत हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पर जो इजरायली मारे जा रहे हैं, और खासतौर पर जो जेनिन की लड़ाई में इजरायली मारे गए, तुलकरेम की जो लड़ाई में इजरायली मारे गए, वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ये एक तरह से आईडीएफ के लिए नया सरदर्द है, क्योंकि आईडीएफ ने अभी तक वेस्ट बैंक को लेके 7 अक्टूबर के बाद करीब 8,000 फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक से उठाए जा चुके हैं। लेकिन कितने इजरायली सैनिक मारे गए हैं वेस्ट बैंक में, ये अभी तक इजराइल ने नहीं बताया। अच्छा, इसके बारे में क्या है, इसको बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां डिस्टेंसेस ज्यादा हैं, और वहां पर जो इजरायली अपने मृतकों को हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट ज्यादा आसानी से करा लेते हैं। तो इसलिए जो कोई बॉडी इजरायली छोड़ते नहीं। फिर भी ये स्थिति आ गई कि उसमें जो तुलकरेम की और जेनिन की लड़ाई में कई जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो मारे गए। उनके बारे में कंफर्म करना पड़ा। आईडीएफ ने ये एक्सेप्ट किया पहले बयान में कि वेस्ट बैंक में कैजुअलिटीज हुई हैं, वेस्ट बैंक में हमारे सैनिक मारे गए हैं, लेकिन कितने मारे गए हैं उनकी संख्या नहीं बताई। घायलों की संख्या के बारे में जो वेस्ट बैंक से लगे जो इजरायली अस्पताल हैं, उनका एक सनसनीखेज खुलासा आया। जैसे पहले आया था जो गाजा के पास इजरायली अस्पताल थे, वहां से आया था कि ऑफिशियल फिगर आज से करीब 3 महीना पहले कि ऑफिशियल फिगर इजराइल कह रहा था 2,500 वुंडेड हैं, लेकिन अस्पताल में 6,500 वुंडेड थे। उसी तरह से वेस्ट बैंक के अस्पतालों से जो खबर आई, और इसको इजरायली मीडिया के कुछ हिस्सों ने खुद इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि करीब 3 से 3,500 आईडीएफ के जो सैनिक हैं वो वेस्ट बैंक के हॉस्पिटल्स में इंजर्ड है। अब आप सोच लीजिए तो कितनी बड़ी संख्या वहां पर आईडीएफ की इंजर्ड है। और इस चीज को हम देखें तो जो कि हम आपको ये जो एक पहले आपको बता रहे थे हम, खासतौर पे जो टर्की वाला डायमेंशन है, कि टर्की के डायमेंशन में देखिए वो वेस्ट फिर वही पुरानी तरह से सोचता है, लेकिन वो अब अरब्स को टर्क्स के खिलाफ नहीं उकसा सकता। वो पूरी स्थिति खत्म हो गई। उसके बाद देखिए इराक में, क्योंकि इराक में भी देखिए एक बड़ा शिया सुन्नी डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन इराकी प्रतिरोध ने आज देखिए उन्होंने 3 जगह जो इजराइल का जो अस्कलेन जो एक शहर है वहां पर उन्होंने मारा। उसके बाद हेत्जरेम वहां उन्होंने मारा। जो तेल बंदरगाह हैं इजराइल के बड़े बड़े, वहां उन्होंने मारे। और उसके बाद आप देखिए कि जो मैं वेस्ट बैंक की बात कर रहा था, बलाता में फिर एक लड़ाई हुई जिसमें इजराइल की हार हुई, और वहां से एक वीडियो सामने आया है, और वो वीडियो
बड़ा खतरनाक है। मतलब उस वीडियो में बिल्कुल अंधेरा है, उस वीडियो में कोई विजुअल ही नहीं है, अंधेरा है और दूर से इजरायलियों की चीखें आ रही है। और वो बलाता का वीडियो है और उसको वो एक इजरायली सोल्जर, उनके पास जो बॉडी कैम्स होते हैं उससे वो लीक्ड है। उसमें आप देखिए कि किस तरीके से इजरायली चीख रहे हैं और बिल्कुल क्लियर है क्योंकि वो हिब्रू में स्वेर भी कर रहे हैं उसी समय। तो इजरायलियों की जो हालत इस समय बना दी है, कहीं ना कहीं जो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है जिसमें इजरायली जो है वो चारों तरफ से घिरे ही नहीं गए हैं, बल्कि वही जहां से मैंने बात शुरू की थी कि जो मोरल है उनका वो बहुत बुरी तरह डाउन हो गया है। अब आप देखिए कि जो इंग्लैंड की बात है कि यूके गवर्नमेंट ने फिर कहा है कि हम आर्म सेल्स जो हैं उसको हम ऐसा कोई कार्टे ब्लांक हम नहीं दे सकते हैं कि भाई जितना आर्म्स इजराइल चाहे हम उसको दें। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो लीगल एडवाइस उसको मिली है कि इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जैसे ही उसके बारे में एक बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। इंग्लैंड में 600 लॉयर्स, लीगल एकेडमिक्स और रिटायर्ड सीनियर जजेस ने यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को 17 पन्नों का, ये इंग्लैंड में कभी होता नहीं बाय द वे जो ये हो रहा है, 17 पन्नों की एक चिट्ठी भेजी है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को जो आप आर्म्स सेल करते हैं उसको तुरंत सस्पेंड करिए। उसके बाद आप देखिए कि जर्मनी में जो एक पूरी बात आ रही थी कि ये एक तो ये है कि मतलब जर्मनी के ऊपर जो बीच में प्रेशर पड़ा था, जर्मनी को निकारागुआ ने को कॉन्स्पिरेटर के रूप में, अब जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका इजराइल को ले गया, ठीक उसी तरीके से निकारागुआ जर्मनी को ले जा रहा है और वो इस बात पे ले जा रहा है कि ये इजराइल को आर्म्स देते हैं और दोनों देखिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पार्ट है निकारागुआ और जर्मनी, और मेंबर स्टेट से तो एक मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट को ले जा सकता है। तो जर्मनी जो है उसने खुल के निकारागुआ जर्मनी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट रहा है और वहां पर जर्मनी के अंदर जो पूरी सिचुएशन है, जर्मनी में बहुत एक समय था 1980s 90s में जब आंदोलन, उसमें काफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट जो है जर्मनी में काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे। बाद में जब यूनिफिकेशन हुआ, जब बर्लिन वॉल गिरी, उसके बाद वो ख़त्म से हो गए। लेकिन इधर क्या हुआ है कि जो बड़े बड़े स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशंस जो जर्मनी में हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा चिंता पूरे यूरोप में इनको लेके है, क्योंकि यूरोप की जो हालत है कि जब मतलब यूरोप की जो सिचुएशन है उसमें क्या है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, ये सारे जो देश हैं, 1968 में यही हुआ था, स्टूडेंट अपसर्ज आया था कि जब एक जगह प्रोटेस्ट शुरू होता है तो वो बहुत बुरी, मतलब चारों तरफ फैलता है और बात उसमें ये हो जाती है कि स्टूडेंट अनरेस्ट यूरोप का ऐसा होता है इसमें सत्ता दखल तक की बात आ जाती है। 1968 में जो पेरिस अपराइजिंग हुई थी जिसमें स्टूडेंट्स के छोटे से मुद्दे पे आंदोलन हुआ था, फिर वो वियतनाम वॉर के विरोध में चला गया और एक समय ऐसा आ गया जब उस समय जो फ्रांस में द गॉल की सरकार थी 1968 में, उसके तख्ता पलटने तक की नौबत आ गई थी। तो ये जो एक वोलेटिलिटी है यूरोप में, और यूरोप में ये वोलेटिलिटी इन लोगों ने कम करने की कोशिश की इमिग्रेंट्स वर्सेस जो ओरिजिनल सिटीजन्स हैं उनके खिलाफ अंतर्विरोध पैदा करने की। बहुत सारी पार्टीज इमर्ज की यूरोप में जिन्होंने इमिग्रेंट्स को गाली देना शुरू किया। इमिग्रेंट जो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज से आते हैं उनको गाली देना शुरू किया, इस्लामोफोबिया इन्होंने बढ़ाया और अब उसी इस्लामोफोबिया ये लोग सोच रहे थे उसका इस्तेमाल करके इजराइल की मदद हम करें, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। ये जो एंटी इमिग्रेंट जो एक माहौल यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाने की कोशिश की, ये सफल नहीं हुआ। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की जो मिडिल क्लास है, वो इस बात को देर सबेर उसने समझा और इसीलिए देखिए वो सड़कों पे आना शुरू हो गया और ये एक नाइटमेरिश पूरी सिचुएशन है। इस तरीके से देखिए तो वही बात है कि गाजा की जो हर दिन का डेवलपमेंट अनोखा होता है। हर दिन कुछ ऐसी बातें हैं जो लंबे समय से कही गई हैं, वो हर दिन रीइंफोर्स होती है, लेकिन जो उनके रीइंफोर्स होने का तरीका है वो अलग है, वो दिलचस्प है और एक नई बात हर दिन ऐड हो रही है। देखिए जब से हम आपको ये बता रहे हैं, हर दिन एक नया डेवलपमेंट इसमें ऐड हो रहा है। यूरोप का जो
डायमेंशन है ये भी इस तरह से ऐड हो रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊं, जर्मनी में जो प्रदर्शन हुए हैं, उन्होंने पहली बार यूरोप में अभी तक जितने प्रदर्शन एंटी वॉर हुए हैं या एंटी इजराइल हुए हैं, उसमें उन्होंने गाजा के में जो कत्लेआम हो रहा है उसका विरोध किया है। लेकिन रेजिस्टेंस हमास के प्रो अभी तक कोई इस तरह का प्रदर्शन कहीं नहीं हुआ है। पहली बार जर्मनी जैसे देश में हमास के फेवर में और हमास का मतलब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फेवर में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, लेफ्ट विंग फोर्सेस ने किया और उन्होंने ये नारा लगाया कि वी आर विथ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, वी आर विथ हमास। और जर्मन पुलिस जो है, जिसको क्रैकडाउन करना था, वो उस तरह से क्रैकडाउन नहीं कर पाई। ये देखिए पूरी स्थिति है। कल हम फिर आपके बीच आएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।